not a game, it's a rich thing. मुर्दा खाने के ऑफिस में जब मुझे कॉफ़ी का मग पेश किया गया तब मेरे हाथों में लर्जिश थी। अभी पोस्टमार्टम का आगाज भी नहीं हुआ था, मेरी हालत सब पर अयां हो रही थी। तो तुम पुलिस की नुमाइंदगी कर रहे हो? डॉक्टर लेगाट ने मुझे मशकूक नज़रों से देखते हुए पूछा। मैंने इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया, ये मामूल की कार्रवाई थी। वो आदमी एक जुर्म के दौरान मौत का शिकार हुआ था, लेकिन इसकी मौत के पीछे कोई साजिश नहीं थी। इसलिए किसी सीनियर डिटेक्टिव, फॉरेंसिक साइंसदान और फोटोग्राफर की बजाय मुझे ही कानून की नुमाइंदगी का ओहदा हासिल हुआ था। मुझे वापसी पर लाश के फिंगरप्रिंट्स भी दरकार होंगे। मैंने कहा, कोई मसला नहीं। डॉक्टर लेगाट ने कहा, हम सबसे पहले यही काम कर लेते हैं। अगर तुम चाहो तो इस मामले में नामन की मदद भी कर सकते हो। नामन इसका असिस्टेंट था जो मुर्दा खाने के बार बार चक्कर लगाने पर मदद किया करता था, लेकिन मैंने एक बार भी इसका नाम पूछने या शुक्रिया अदा करने की जहमत नहीं की थी, क्योंकि यहाँ का माहौल ही मुझे वहशत अदा करने के लिए काफ़ी था। मैं कुछ फासले पर ही रहना पसंद करूंगा। मैंने खौफ से एक फरेरी लेते हुए कहा, चलो फिर अंदर चलो। डॉक्टर लेगाट ने अंदरूनी कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ लाश की चीर फाड़ होनी थी। मैं एक कोने में जाकर रुक गया। फिंगरप्रिंट्स लेने के दौरान मैंने अपनी निगाहों का मरकज सामने वाली दीवार को बनाया। ये काम नार्मन ने सारे अंजाम दिया और इसके बाद वो फाइल मेरे पास ले आया। आप चाहें तो करीब रुक कर भी ये सब कुछ देख सकते हैं। वो मुझसे वाकिफ हुआ। मैंने सारी लाकर इनकार कर दिया और अपनी जगह मजबूती से जम गया। वो अभी लाश का मुआयना कर रहा था कि मेरी हालत गैर होने लगी। मैंने एक जानब रखी कुर्सी पर बैठने में बिल्कुल देर न की। क्या वहां से कुछ नजर आ रहा है? डॉक्टर लेगाट ने पूछा। जितना मैं देखना चाहता हूँ नजर आ रहा है, मैंने जवाब दिया। दिल का दौरा, काट करने वाले औजारों की आवाज़ें सुनते हुए एक तवील इंतजार के बाद डॉक्टर लेगाट ने अपने दस्ताने उतारते हुए मेरे करीब आकर कहा, यानी फितरी मौत है। वो मेरे जुमले पर मुस्कुराया और फिर तंज़ी अंदाज में बोला, इसकी उम्र का कोई भी शख्स जो डाका मारने पहुंच जाए, इसके जिस्म में हार्मोन्स का तनासुब बढ़ने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये समझ लो कि इसे काम के दौरान हादसा पेश आ गया। मैंने इस मजाक का कोई जवाब न दिया और वहाँ से रिपोर्ट लेकर ऑफिस आ गया। कुछ लोग मुझे अड़ियल मिजाज कहते हुए गालियों से नवाजते हैं और कुछ मुझे हटदर्म समझते हैं। मैं इन बातों का ज़्यादा बुरा नहीं मनाता। पुलिस के शोबे में अगर इंसान तरक्की का ख्वाहिशमंद है तो इसमें ये सिफात मौजूद होनी चाहिए। मैं अभी भी इस केस को दाखिल दफ्तर करने का इरादा ना कर रहा था, क्योंकि चंद बातें ऐसी थी जो अभी तक मेरे जहन में खटक रही थी और इनका जवाब नहीं मिला था। हर चीज़ अपनी जगह पर थी, लेकिन ज़ारा का बयान इन सब से लगा नहीं खा रहा था। जेल के रिकॉर्ड में इसकी तस्वीर भी मिल गई जो लाश के साथ 100% मैच कर रही थी। फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो रहे थे, लेकिन मुझे इत्मीनान नहीं हुआ था। मैंने अपने हदशात का इजहार अपने बॉस हॉर्गन से किया तो वो फट पड़ा। अहमक मत बनो, सोन मर चुका है। अब तुम अपनी बेवकूफ़ी का तमाशा दुनिया के सामने पेश कर रहे हो। इसका पोस्टमार्टम तुम्हारी नज़रों के सामने हुआ है, फिर भी तुम्हें आखिरकार मजीद कौन सा सबूत दरकार है? क्या इसका कोई जुड़वा भाई नहीं हो सकता? या अगर ऐसा होता तो क्या हमें दौरान तफ्तीश पता न चल जाता? इसने मेरी बात मुकम्मल होने से कबल ही काट कर अपना नुक्ता नज़र पेश किया। ज़ारा वाकई खूबसूरत है, लेकिन इसकी गवाही नाकाबिले एतबार ही कही जा सकती है। मैं जानता हूँ ये नामुमकिन है, लेकिन जानते हो तो बस करो। हॉर्गन ने एक दफ़ा फिर मेरी बात काटते हुए कहा। इसके बाद मेरी तफ्तीश का दायरा कार सरकारी मदद के बगैर ही कायम रहा। मैं वो तमाम ख्यालात और नज़रियात आपको बताकर बोर नहीं करूंगा जो इस दौरान मेरे दिमाग में घूमते रहे और जिन्हें मैंने खुद ही रद्द कर दिया। आखिर में बात सिर्फ इस नज़रिए पर आन टिकी कि आया ज़ारा के बयान को सच माना जाए या नहीं। इसके मुताबिक सोम्स सोशल सर्विसेज के ऑफिस गया था। अगर वहां जाकर सोम्स के आने का कोई सबूत मिल जाए तो यकलख्त ही मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की लहर की मानी कूदा। अगर ये सबूत मिल जाए कि सोम्स मरने के बाद सोशल सर्विस ऑफिस में पाया गया तो ज़ारा के बयान की तस्दीक या तरदीद बआसानी की जा सकती है। क्या आपके रिकॉर्ड में जैक सोम्स नामी किसी बंदे का इंदराज है? मैंने सोशल सर्विस वालों को फ़ोन करके अपना मुद्दा बयान किया। एक नरम दिल आवाज़ वाली खातून ने मुझे मदद की, यकीन दहानी करवाते हुए 1 घंटे बाद कॉल करने का कहा। मैं हूँ इस नाम का कोई शख्स इस दिन नहीं आया। इस नरम दिल आवाज़ वाली ने 1 घंटा गुजरने से कबल ही खुद कॉल करके मुझे बता दिया। मेरा दिल टाइटैनिक की तरह डूबने लगा। फिर अचानक ही मुझे एक ख्याल आया, क्या तुम्हारे पास उस दिन के सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज होगी? हाँ, ऑफिस के अंदर की। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, मैंने जोश में भरे हुए लहजे से कहा और कुछ देर में वहां पहुंच गया। वहां बैठकर मैंने पीर के दिन की सुबह की वीडियो निकाल कर देखना शुरू कर दिया और मैं कामयाबी से हमकिनार हुआ। बॉस ये देखो, मैंने वापसी पर हॉर्गन से कहा। ये क्या है? वो सनसनी है सबूत जिसकी हमें तलाश है। ये कहकर मैंने वीडियो चला दी। मैंने जैक सोम्स के जेल में गुजारे हुए वक्त के 2 वाकिफकार CIA एजेंट्स भी बुलवा लिए थे। स्क्रीन पर लोगों का एक जमघटा था जो कतार बनाए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मैंने फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाकर वीडियो आगे बढ़ाई और फिर एक जगह रोककर प्ले का बटन दबा दिया। यहाँ सीटों की कतार के पीछे देखो, स्याह बालों में चांदी उतरी लिट्टों वाला एक शख्स नमूदार हुआ जो तजब्जुब का शिकार दिखाई दे रहा था। इसने काउंटर की जानिब निकाल उड़ाई जहाँ एक खातून से सवाल जवाब हो रहे थे। इस शख्स ने एक कदम आगे बढ़ाया जैसे सही अंदाजा लगाना चाहता हो। मैंने तभी वीडियो पॉज कर दी। क्या मेरा अंदाजा गलत है? मैंने जैक सोम्स की तस्वीर का प्रिंट स्क्रीन पर जमे हुए
चेहरे के साथ मिलाते हुए पूछा, ओ खुदाया ये कैसे होगा? हॉर्गन बड़बड़ाया, कोई शक की बात नहीं। एक सार्जेंट ने कहा है, चेहरा चाल डाल सब कुछ एक जैसा है, और वक्त देखो स्क्रीन पर 10:32 का वक्त एक कोने में वाज़ेह नजर आ रहा है। ये तुमने कैसे किया? हॉर्गन के माथे पर एक तेवरी उभरी, मैंने नहीं किया, वीडियो रिकॉर्ड होते हुए इस पर वक्त भी आता रहता है, फिर से चलाओ वीडियो। हॉर्गन शायद मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने वीडियो रिवाइंड करके फिर से चला दी। अब की बारी हॉर्गन ने वक्त को बार बार देखा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ी इसका चेहरा सफेद पड़ता चला गया। ये कैसे मुमकिन है? ये शख्स तो 9:20 पर मर चुका था। इस बात का सुराग तो अब लगाना है, मैंने बोला। अगला निस्फ घंटा हम इसी मामले के मुमकिनात और नामुमकिनात पर सर खपाते रहे। हॉर्गन ने तो ये तक कह दिया कि लाश की शनाख्त गलत की गई है, ज़ारा ने गलत शख्स को शनाख्त किया है, और ये बात कहने पर इसे जैक सोम्स ने ही मजबूर किया होगा। अब वो किसी नए नाम के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा ताकि इसकी साबिका मुजरिमाना तर्ज हयात पर पर्दा पड़ा रहे। और वो इतनी बेखौफ है कि इसके मरने की तस्दीक करने के बाद खुद ही अपने बयान की जिद करने लगी कि इस वक्त जैक जिंदा था। मैंने पूछा। हॉर्गन मेरे जवाब पर हौनकुं की तरह मेरा चेहरा तकने लगा। चलो अपनी गर्लफ्रेंड को उसने मजबूर कर लिया होगा, लेकिन हमने तो इसकी साबिका बीवी से भी तस्दीक किया, वो कैसे मजबूर होगी? मैंने अगला सवाल दागा। और अगर जैक सोम्स ऐसी प्लानिंग भी कर रहा था तो सोशल सर्विस के ऑफिस जाकर खुद ऐसे सिक्योरिटी कैमरों के सामने जाने की क्या जरूरत है? लानत हो। हॉर्गन ने अपनी कीमती थ्योरी को जब जमीन बेहोश होते हुए देखा तो बोला, हम मजीद वक्त इस केस पर जाया नहीं कर सकते। पोस्ट ऑफिस में डकैती की कोशिश की गई। इस जुर्म के दौरान मुजरिम दिल के दौरे से मारा गया। अब वो जैक सोम्स था या कोई टॉम, डक, हैरी मेरी बिला से। ये केस क्लोज कर दो। मैंने सर हिलाकर इकरार किया और वहां से चल दिया। मेरे लिए ये केस अभी भी चल रहा था। मैं अपनी फितरत की वजह से इसे क्लोज केस में शुमार नहीं कर सका था। मेरा दिमाग कई ख्यालात की अमाजगा बन चुका था, लेकिन एक खास रात थी जो बार बार मुझे अपनी जानिब पुकार रही थी। आहे जैक सोम्स सोशल सर्विस के ऑफिस में क्या करने गया? वो काउंटर पर नहीं गया कि कोई इमदादी चेक वसूल कर सके। फिर वहां जाने का क्या मकसद था? मैंने एक बार वीडियो फिर से चलाई। अब की बार जो इंकशाफ हुआ इस पर मैं भुंजा कर रह गया। जुर्म हुआ था, लेकिन वो एक नाकाम डकैती से कहीं ज्यादा भयानक था। ज़ारा ने झूठ नहीं बोला था, ना ही इसे कोई गलतफहमी हुई थी। हम पुलिस वालों को ही ताल्लुक जोड़ने में वक्त लगा था। मैं पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग से बाहर निकल आया था। मैं इस वक्त सोशल सर्विस ऑफिस में था। फेलिसिटी सोम्स यानी जैक सोम्स की साबका बीवी जिस सरकारी दफ्तर में काम करती थी वो यही था। मैं इसके बिल्कुल सामने विराजमान था। मुझे कुछ वक्त लगा, लेकिन मैं सुराग लगाने में कामयाब हो ही गया। मैं इससे मुखातिब हुआ। पहले जब मैं यहाँ कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने के लिए आया था तब तुम नजर नहीं आई। क्या तुम मुझसे मिलने आए थे? सच कहूँ तो नहीं। मैंने कहा, तुमने सिर्फ यही बताया था कि तुम सरकारी महकमे में काम करती हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी जॉब यहाँ सोशल सर्विस में है। सोमवार की सुबह तो अपने शोर को यहाँ देखकर तुम्हें हजारों वाट का झटका लगा हुआ होगा। वो इस वाक़े को याद करके सहम गई। मेरा खौफ से बुरा हाल था। वो कुछ नहीं बोला, बस गंदी वहशतनाक नजरों से मुझे घूरता रहा। मैं वो वीडियो देख चुका हूँ। कोई 5 बार देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो किसको देख रहा है। मैंने कहा, हम इसे यहाँ जिंदा देखकर हैरान थे कि इस जानिब तवज्जो ही नहीं दी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इसकी यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं थी, वो बस मुझे ही देखने आया था। देखने नहीं, तुम्हें दिखाने आया था कि वो जेल से लौट आया है। मैं पिछले 4 साल से इसी खौफ में मुब्तला हूँ कि वो किसी दिन आएगा और अपने खिलाफ गवाही पर मुझे जान से मार देगा। वो आज भी यही समझता है कि अगर मैं गवाही ना देती तो वो आज़ाद फिर रहा होता। समझता है नहीं, समझता था। वो मर चुका है मिस। मैंने इसकी तस्दीक की, फिर पूछा, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं? मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो मिस। मैंने कहा, जब वो यहाँ से गया तो तुम अपने बाइक को कॉल करने लगी और अपने सारे अंदेशों और हदशात का जिक्र इससे कर दिया। मिस फेलिसिटी बेबसी से अपने होठ काटते हुए मुझे देखने लगी। वो जान गई थी कि मेरी बात जुटलाने का ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। बिलाहिर मैं उससे अपनी मतलूबा मालूमात लेकर मुर्दाखाने पहुंचा और डाक खाने के डाकू की लाश एक बार फिर से देखने का मुतालबा कर दिया। मेरा ख्याल था कि तुम लाश को अच्छी तरह देख चुके हो। डॉक्टर लेगार्ड के चेहरे पर एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम लाश निकलाओ, मैंने शर्मिंदगी के मारे कहा, क्योंकि उस दिन पोस्टमार्टम के दौरान भी मुर्दे पर नजर नहीं दौड़ा सका था और अब डॉक्टर लेगार्ड इसी की वजह से मेरा मजाक उड़ा रहा था। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर लेगार्ड ने गहरी सांस ली और अपने असिस्टेंट को पुकारा, नॉर्मन लाश नंबर 7 मुर्दाखाने से बाहर निकालो। मिस्टर सोम्स की लाश फिर से देखने के लिए साहब आए हैं। जैक सोम्स डाक खाने का डाकू नहीं है। मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। डॉक्टर लेगार्ड एक लम्हे के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, ये नतीजा तुमने कैसे निकाला? जैसे भी निकाला, इस बात को छोड़ो, मुझे लाश दिखाओ। डॉक्टर लेगार्ड ने एक थकी हुई निगाह नॉर्मन पर डालते हुए तायदी अंदाज में सर हिलाया तो इसने सद थाने में एक यह बस्ता कैबिन खोला और इसमें मौजूद एक बंद दराज को खोलकर बाहर की जानिब फेंक दिया। यह दराज नुमा सद कैबिन बिल्कुल खाली था। लेगार्ड अपनी उंगलियां चटखाते हुए बोला, ओह, मुझे लगता है कि लाश यहाँ नहीं है। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? मैंने बिन्नाकर पूछा। स्टोरेज का मसला था, शायद गोर्गन वो लाश ले गया हो। यानी डाक खाने के असली डाकू की लाश के साथ ही। मैंने इसके बेपरवाह अंदाज पर तंज किया। ये सब हाँ के अंदाजे हैं। डॉक्टर ने
डॉक्टर लेगार्ड ने कंधे उचकाए। ये अंदाजा नहीं, हकीकत है डॉक्टर, मैंने इस बात की मुकम्मल ना होने दी। जैसे तुमको बताया गया था वैसे ही डाक खाने वाला डाकू तनाव की कैफियत में दिल के दौरे का शिकार होने से मर गया था। शुक्र है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। डॉक्टर लेगार्ड के अंदाज में इत्मीनान था और तंज की गहरी काट भी, लेकिन इसके लहजे में मुझे हल्के से इश्तिआल की झलक नजर आ रही थी। वो मेरी बातों से मुस्तरिब हो गया था। तुमने डाक खाने में आकर लाश उठाई, मैंने यही बोलना शुरू कर दिया। इस दिन जैक सोम ने अपनी साबका बीवी को सबक सिखाने का इरादा किया था और जेल से रिहाई के बाद इसे धमकाने पहुंच गया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पुरजोश और यादगार वक्त गुजारने के बाद सोशल सर्विसेज के ऑफिस में पहुंचा जहां फैसिलिटी काम करती है। वो इसे देखकर बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। सोम्स भी यही चाहता था कि जैसे इसने 4 साल की जेल काटी है वैसे ही इसकी बीवी भी तड़पे। वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी, इसलिए इसने तुम्हें फोन कर दिया। मुझे? जैक सोम्स की बीवी किस लिए फोन करती? डॉक्टर लेगार्ड ने हैरत से तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। लेकिन मुझे इसकी इस ड्रामेबाजी पर कोई यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है डॉक्टर। मैंने रसान से कहा। अपने शोर की मुखबरी करने पर सबसे ज्यादा बुरे नतीजे इसे ही भुगतना पड़ते थे। वो ज़हनी तौर पर तबाह होकर रह गई थी। हर रात खौफ के मारे वो सो नहीं पाती थी। अगर सो भी जाती तो डरावने ख्वाब देखते हुए चीखते हुए बेदार हो जाती। ये सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि इसने अपने शोर के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया था। तुमने खुद ये बात होगन को बताई थी जब इसने डाक खाने की हाथों के बारे में नाजेबा कलमात कहे। अहमक, लेगार्ड ने बड़बड़ाते हुए खुद गुलामी की। हाँ, मैं वो अल्फाज सुनकर गुस्से में आ गया था। इस बात को तो बहुत वक्त हो गया है, मैं तो भूल ही गया। तुमने इतनी देर बाद ये ताल्लुक कैसे जोड़ लिया? इसने बरम के साथ अपने ताल्लुकात का इतराफ कर लिया। मुझे खुशी हुई, लेकिन मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सका और अपना तजिया पेश करना शुरू कर दिया। तुम्हें एक मौका मिला था, तुमने सोचा इससे फायदा ना उठाना बेवकूफ़ी होगी। तुम डाक खाने से डाकू की लाश लेकर पहले ही आ चुके थे। इत्तेफाक से वो तुम्हारे बहनोई की हम उम्र का था। कोई भी नहीं जानता था कि ये शख्स कौन है। तुम्हारी तो समझो लॉटरी ही निकल आई थी। जैक सोम्स को ठिकाने लगाने का इससे बेहतर मौका क्या हो सकता था? अपनी बहन की अजियत भी दूर कर लेते और किसी को कानो कान खबर ही ना होती। तुम एक पैथोलॉजिस्ट हो, तुम्हारे लिए किसी की जान लेना कितना मुश्किल हो सकता है। बगैर किसी निशानी या इलामत के तुमने जैक सोम्स को हिला कर दिया, शायद कोई इंजेक्शन लगाकर। मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ तुमने इसलिए किया होगा कि तुम्हें लगा कि तुम्हारी बहन की जान खतरे में है। इसकी जान वाकई खतरे में थी। वो बेसाता बोला। शायद, मैंने कहा। इसमें शायद वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर लेगार्ड ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। वो सोशल सर्विस के ऑफिस के बाहर मौजूद था। वो वहाँ सिर्फ डराने धमकाने के लिए नहीं आया था। वो गाज लगाकर बैठा था ताकि तशद्दुद आमेज कार्रवाई कर सके। और तुमने वहाँ पहुंचकर इसे अपनी गाड़ी में किसी बहाने से बिठाया, जकड़ा और कोई इंजेक्शन लगाकर मार डाला। तुम इसके बाद लाश यहाँ सरदाने में ले आए और इसके लिए ऐसे वक्त का इंतखाब किया जब तुम्हारा असिस्टेंट नॉर्मन यहाँ मौजूद ना हो। शायद रात को कोई पहर होगा। तुमने सोम्स की लाश को डाक खाने के डाकू की लाश से तब्दील कर दिया और इसके पाँव पर लगा टैग हटाकर सोम्स की लाश पर लगा दी और दूसरी लाश गायब कर दी। मैंने कहा, लगता है तुम फिल्में और ड्रामे बहुत ज्यादा देखते हो। डॉक्टर लेगार्ड ने मेरे तजिए पर तबसरा किया। कहानी अच्छी बना ली है तुमने। CID में वक्त ज़ाया कर रहे हो। तुम नावल क्यों नहीं लिखते? अगले दिन जब मैं ज़ारा को यहाँ लेकर आया तो तुमने सोम्स की लाश ही पेश की। मैंने इसके तंज को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। तुम जानते थे कि मुझे मुर्दों को देखने से खौफ आता है, तो मैंने इसकी शक्ल गौर से नहीं देखी। सच बात तो ये है कि मैंने डाक खाने वाले डाकू की सूरत पर भी इसी वजह से अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया था। तुम्हारे इंस्पेक्टर हॉर्गन ने तो देखी होगी। डॉक्टर लेगार्ड ने कहा। हाँ, लेकिन इसने जिम्मेदारी से जान छुड़ा ली और सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया। और वो यहाँ कुछ अरसा कबल ही तैनात हुआ। वो सोम्स को अच्छी तरह से नहीं पहचानता। कुछ फोटोज ही देख रखे हैं। जब इसने सिक्योरिटी कैमरे वाली वीडियो देखी तो इसके जहन पर नक्श हो गई। तुम्हारे पास सोम्स की वीडियो भी है। डॉक्टर लेगार्ड ने आंखें फाड़ते हुए कहा और एक गहरी सांस ली। शुक्र है खुदा का, ये बात तुम्हारे हाथ में जाएगी। मैंने इस बात में सर हिलाया। पेशावराना बेपरवाही का इल्जाम तो लगेगा। डॉक्टर लेगार्ड ने मुंह बनाया, लेकिन वो मेरी तहकीक से गैर मुतासर दिखाई दे रहा था। अदालतें ऐसे मामलात में डॉक्टरों को कोई रियायत नहीं देती। तुमने पोस्टमार्टम में सोम्स की लाश का फैसला भी तुमने ही दिया कि दिल के दौरे से मरा है। अब लाश ही गायब है तो मजीद कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन तुमने दूसरी लाश के साथ क्या किया? इस बेचारे की तो शिनाख्त ही नहीं हो सकी। ये कोई ऐसा मसला तो नहीं है जो हल ना हो सके। डॉक्टर लेगार्ड ने कंधे उचकाए। ये एक टीचिंग अस्पताल है और यहाँ मुख्तलिफ लाश तहकीकात और तजुर्बात के लिए एहतियात होती रहती हैं। वो सब लाशें यहाँ मुर्दा खाने में ही रखी जाती हैं। कागजी कार्रवाई में कुछ भी किया जा सकता है। यानी तुम्हारा कहना है कि मैं अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सकता? मैंने बेचारी से कहा। डॉक्टर लेगार्ड ने इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और सवाल का जवाब न दिया। इसकी ये तंज़िया मुस्कुराहट मेरे सवाल का भरपूर जवाब थी। काश केस शख्स की शनाख्त हो जाती, कम अज कम बेचारे के घर वालों को तो खबर कर देते। मैंने आखिरी बार पे एतराज़ मारा, लेकिन डॉक्टर लेगार्ड ने मुझे इस बार ऐसे नजरअंदाज किया जैसे कोई सड़क पर आवारा कुत्तों को नजरअंदाज करता। अगले 6 हफ्ते तक मैं अनोखी लाश के बाद गुमशुदा लाश के केस पर काम करता रहा, लेकिन कोई नतीजा ना निकल सका। डॉक्टर लेगार्ड के परफेक्ट मर्डर की गुत्थी तो मैंने अपने दम पर सुलझा ली, लेकिन सबूत ना होने की वजह से मुझे अपने हुक्काम की जानिब से कोई शाबाशी न मिली। शर्लॉक होम्स की तरह बेहतरीन काम करने के बावजूद मैं अभी तक अपनी प्रमोशन का मुंतज़िर हूँ। जाने कब सुनवाई होगी।